तो गाइस इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स के पीवाईक्यूज़ को। और मैं गारंटी दे रहा हूँ गाइस कि अगर आप लोगों ने इन पीवाईक्यूज़ को मेरे साथ में फॉलो कर लिया ना और इन पीवाईक्यूज़ को मेरे साथ में लगा दिया, तो चाहे आप लोगों ने चैप्टर्स नहीं भी पढ़े, आपने कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं भी पढ़ा है, तो भी मैं आप लोगों को गारंटी दे रहा हूँ कि आप बोर्ड एग्जाम में फोड़ने वाले हो। ठीक है, क्योंकि मैं एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से उठाऊंगा, उसकी शॉर्टकट ट्रिक्स भी आपको बताऊंगा, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैं आपको देने वाला हूँ। और आपको सारे के सारे एमसीक्यूज, असर्शन, रीजन क्वेश्चन, आपके जितने भी न्यूमेरिकल्स टाइप बनते हैं, वो सारे के सारे मैं आप लोगों को कवर कराऊंगा। ठीक है, और ये हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के पीवाईक्यू का पहला लेक्चर होने वाला है। ठीक है, इस चैप्टर के कम से कम 3-4 लेक्चर आएंगे और 1-1.5 घंटे के ही आएंगे वो आप लोगों के। और उसमें मैं आप लोगों को बेसिकली आज की वीडियो में तो मैं आपको एमसीक्यूज करवाने वाला हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने ये जो सीरीज़ है ना, डायमंड सीरीज़, अगर आप लोगों ने इसको फॉलो कर दिया ना, तो लिटरली आप लोग डायमंड बनने वाले हो क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को मैं बहुत आराम से कराऊंगा, बहुत बेसिक से कराऊंगा। बस आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि बोर्ड एग्जाम में 90+ स्कोर करना है, तो इस चैनल के साथ में जुड़ जाओ, एक एक क्वेश्चन हमारे साथ प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन जो कि आप लोगों के, देखो एक बात मैं आपको और बता देता हूँ कि 2020 से लेकर के 2025 तक के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कराऊंगा, क्योंकि यही आपके ट्रेंडिंग क्वेश्चंस हैं। और यही क्वेश्चंस आपको ना, इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आपको 2026 में देखने को मिल जाएगा। डिजिट्स चेंज हो सकती हैं और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हो सकता है, बट बिल्कुल आप लोगों के ऐसे ही टाइप के न्यूमेरिकल आने वाले हैं। ठीक है, तो बस करना क्या है यार, चैनल को सब्सक्राइब कर देना जरूर एक बार। ठीक है, चलो तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे पीवाईक्यू सीरीज को। ठीक है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों का, टू आइडेंटिकल स्मॉल कंडक्टिंग बॉल्स। पहले मैं इसका मतलब, एक एक क्वेश्चन का मतलब हम लोग समझते हुए चलेंगे। ठीक है, देखो बेटा, आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है? आइडेंटिकल का मतलब होता है जिसका जो मतलब सेम साइज के होते हैं, है ना। और स्मॉल कंडक्टिंग बॉल्स B1 एंड B2 आर गिवन -7 पिको कूलाम एंड प्लस का 4 पिको कूलाम चार्ज रिस्पेक्टिवली। पहले मैं आपको ना इस पिको का मतलब समझा देता हूँ। देखो कभी भी आपको ऐसा लिखा होगा ना 1 पीको, तो 1 पीको का मतलब होता है 10⁻12। और सी मतलब क्या हो गया यहाँ पे, कुलाम हो गया, पीसी हो गया ना, तो पीको कुलाम, तो 10⁻12 कुलाम के चार्ज की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो वैसे इसका यूज़ नहीं है अभी इस क्वेश्चन में, बट मैंने आपको बता दिया कि 1 पीको कुलाम इज इक्वल टू 10⁻12 कुलाम होता है। ठीक है, कुलाम क्या होती है बेटा, चार्ज की यूनिट होती है। ठीक है, अगर आपने कॉन्सेप्ट्स नहीं भी पढ़े हैं, तो मैं यही मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हुए हैं। ठीक है, तब भी आप लोग को एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो आगे क्या बोल रहा है ये, कि टू आइडेंटिकल स्मॉल कंडक्टिंग बॉल्स। आइडेंटिकल स्मॉल कंडक्टिंग बॉल्स का मतलब क्या है, जैसे मान लो एक बॉल मेरे पास में ये है, इसको मैं बोल देता हूँ मेरे पास में B1 बॉल है, और एक बॉल मान लो मेरे पास में एक बॉल है, ये आप लोग का B2 बॉल है। ठीक है, अब इनको आपने कुछ चार्ज दे रखा है। ठीक है, पहले वाले को लेट से आपने कितना चार्ज दे रखा है, -7 पीको कुलाम, और दूसरे वाले को कितना चार्ज दे रखा है बेटा आप लोगों ने, +4 पीको कुलाम चार्ज रिस्पेक्टिवली। मतलब एक एक मतलब पहले B1 को इतना चार्ज दे रखा है, पहले वाले को -7 का, और B2 को +4 का चार्ज का कुलाम दे रखा है। ठीक है, दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द थर्ड आइडेंटिकल बॉल। अब देखो आइडेंटिकल मतलब इनका साइज क्या है, यहाँ पे सेम है। देखो इनका जो साइज़ है ना बेटा, वो साइज़ क्या है यहाँ पे सर, सेम है। ठीक है, तो इनका जो साइज़ है वो सेम है। ठीक है, तो दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द थर्ड आइडेंटिकल बॉल B3। तो एक थर्ड आइडेंटिकल बॉल हम लोग क्या लेकर के आए बेटा, यहाँ पे B3 बॉल लेकर के आए, एंड देन सेपरेटेड। ठीक है, इफ द फाइनल चार्ज ऑन ईच बॉल इज -2 पिको कुलाम, द इनिशियल चार्ज ऑन B3 वॉज। ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूँ ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो जैसे इसने बोला कि लेट से हमारे पास में ना ऐसे 3 बॉल्स हैं, पहले आपके पास में यहाँ पे एक B1 बॉल थी, फिर आपके पास में एक B2 बॉल है, साइज वगैरह सब इनका सेम है। ठीक है, तो B1 बॉल के ऊपर कितना चार्ज बोल रहा है वो, B1 बॉल के ऊपर सर आपका -7 पिको गुलाम चार्ज है, और B2 बॉल के ऊपर कितना चार्ज है सर, +4 पिको गुलाम चार्ज है। ठीक है सर, चार्ज रिस्पेक्टिवली, दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द थर्ड आइडेंटिकल बॉल। तो यहाँ पे हम लोग एक थर्ड आइडेंटिकल बॉल लेकर के आए। ठीक है, थर्ड आइडेंटिकल बॉल मतलब कि आप लोग का B3 बॉल लेकर के आए, जो कि सेम साइज़ की होगी, आइडेंटिकल मतलब सेम साइज़ की है। ठीक है, एंड देन सेपरेटेड, मतलब इसको हम कॉन्टैक्ट में लेकर के आए और फिर हमने हटा दिया उसको। ठीक है, B3 बॉल को लेकर के आए और उसको फिर हटा दिया। ठीक है, और ये बोल रहा है, तो जैसे मान लो इसको मैंने कहीं रख रखा है। ठीक है, अब देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये जो क्वेश्चन है ना बेटा आप लोगों का, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। ठीक है,
किस पे बेस्ड है ये आप लोगों का सर? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब आपने तो ये पढ़ा ही नहीं होगा, बट मैं आपको समझाता हूँ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है। देखो देखो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है ना बेटा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बस एक ही लाइन बोलता है कि किसी भी सिस्टम का, जैसे मान लो यहाँ पे हमने क्या बना रखा है, एक सिस्टम बना रखा है, ठीक है। सिस्टम मतलब ऐसे हमने चार्जेस दे रखे हैं, B1 बॉल पे चार्ज दे रखा है, B2 बॉल पे चार्ज दे रखा है, B3 बॉल पे चार्ज दे रखा है ना। तो हमने यहाँ पे चार्जेस का सिस्टम बना रखा है, ठीक है। तो किसी भी सिस्टम का जो टोटल चार्ज होता है ना, वो हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। मतलब चार्ज को, मतलब चार्ज ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। मैं बता रहा हूँ इसका मतलब क्या है। टोटल चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा। द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, यही कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है ना। द टोटल चार्ज, मैं समझा रहा हूँ इसका मतलब, टेंशन मत लेना। द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। अच्छा, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है बेटा? चलो इसको भी मैं आपको समझा देता हूँ। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है कि अंदर का चार्ज बाहर नहीं आ सकता और बाहर का चार्ज अंदर नहीं आ सकता, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। मतलब जैसे अगर मैं बोलूँ तो ये अंदर के जो चार्जेस है बाहर नहीं जा सकते और बाहर का चार्ज अंदर नहीं आ सकता, ठीक है। ये कहने का मतलब है, ठीक है। अब हमने क्या किया, देखो ध्यान से, यहाँ पे हम इनको कॉन्टैक्ट वगैरह में लेकर के आए थे, ठीक है। अभी बोल रहा है कि इफ़ द फाइनल चार्ज ऑन ईच बॉल, मतलब यहाँ पे हमने थोड़ी देर बाद क्या देखा कि ये जो हम लोगों ने सिस्टम लिया हुआ था ना, इस तरीके से ये जो हमने सिस्टम लिया था, तो जितने जो तीनों की तीनों बॉल्स थी, मतलब चाहे आप B1 बॉल की बात करो, चाहे आप लोग B2 बॉल की बात करो, चाहे आप लोग B3 बॉल की बात करो, आप किसी भी बॉल की बात करो, सारी की सारी बॉल्स पे आपको कितना चार्ज मिल रहा था? -2 पिको गुलाम। मतलब पहली वाली बॉल पे भी -2 पिको गुलाम चार्ज था, दूसरी वाली बॉल पे भी -2 पिको गुलाम चार्ज था, और तीसरी वाली बॉल पे भी कितना था? -2 पिको गुलाम चार्ज था। समझ पा रहे हो बात को? तो वो हमें पूछ रहा है कि इस B3 बॉल पे कितना चार्ज रहा होगा। तो एक बात याद रखना, जितना चार्ज यहाँ रहा होगा ना टोटल, उतना ही चार्ज यहाँ भी रहा होगा। दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम अप्लाई करते हैं। देखो कैसे इस चीज़ को अप्लाई करेंगे वो मैं आप लोग को समझाता हूँ कि कैसे आप इस चीज़ को अप्लाई करोगे। देखो लेट्स से मैं बोल देता हूँ, यहाँ का चार्ज आपका, इस वाली बॉल का चार्ज Q1 है। ऐसे वैसे तो दे ही रखा है, बट Q1 बोल देता हूँ मैं। इसको हम Q2 बोल देते हैं। चार्ज को Q से डिनोट करते हैं ना, स्मॉल q से भी कर सकते हैं, कैपिटल Q से भी कर सकते हैं। तो इसका Q1 Q2 और इसको हम Q3 चार्ज बोल देते हैं। यही चार्ज तो आपको निकालना है ना, इसी चार्ज को हमने निकालना है, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं, इस वाली बॉडी पे कैपिटल Q1 चार्ज है, इस बॉल पे कैपिटल Q2 चार्ज है, और इस बॉल पे क्या है, कैपिटल Q3 चार्ज है, ठीक है। तो अब आपको पता है सर कि जितना चार्ज यहाँ होगा उतना ही चार्ज यहाँ पे भी होगा, है ना। तो मतलब अगर आप इन तीनों चार्जेस को जोड़ दो, कौन कौन से सर? Q1 प्लस में Q2 प्लस में Q3, इन तीनों चार्जेस को आप जोड़ो, और यहाँ के भी अगर आप तीनों चार्जेस को जोड़ो, मतलब कौन कौन से? Q1 प्लस में Q2 प्लस में कितना? Q3, तीनों चार्जेस को जोड़ो बराबर आएंगे। यहाँ का जितना चार्ज होगा ना, यहाँ का भी उतना ही चार्ज होगा। यही तो आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। तो अब देखो Q1 की वैल्यू कितनी दे रखी है आप लोगों को? -7 पिको गुलाम। -7 दे रखा है ना आप लोग को, ये वैल्यू मैंने उठा दी यहाँ पे। प्लस का Q2 की वैल्यू कितनी दे रखी है बताओ आप लोग की? 4, तो 4 लिख दिया मैंने। प्लस में Q3 की वैल्यू कितनी दे रखी है बताओ? यही तो निकालनी है ना, Q3 की वैल्यू तो निकालनी है, तो उसको मैं x मान लेता हूँ। Q1 की वैल्यू देखो कितनी दे रखी है? -2, तो -2 लिख दिया मैंने। प्लस Q2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? -2, तो इसको भी -2 लिख दिया मैंने। और प्लस Q3 की वैल्यू भी कितनी दे रखी है? -2 दे रखा है, वो मैंने लिख दिया यहाँ पे, है ना। क्योंकि उसने बोला था ना कि फाइनल चार्ज जो था हर बॉल पे -2 पिको गुलाम का आ चुका था, सब पे -2, ठीक है। तो इसको देखो, -7 प्लस 4 कितना हो जाएगा? -3। भाई 7 में से 4 गया तो 3 बचेगा ना, और माइनस का साइन तो माइनस आ जाएगा। प्लस में x तो बचा हुआ है आप लोग का। इसको सॉल्व करो, देखो -2 ऐसे, ठीक है, प्लस माइनस का -2 प्लस माइनस का -2 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना बचने वाला है? देखो -2 -2 -4 कितना हो जाएगा? -6 हो जाएगा यहाँ पे आप लोगों का। -2 -4 हो गया ना, और -2 कितना हो जाएगा? -6, -3 इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा बताओ? +3। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 6 में 3 है तो 3 बचेगा, और बड़े का साइन माइनस है तो माइनस आ जाएगा। आप लोग को समझ पा रहे हो इस बात को? ठीक है। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ चुकी है सर आप लोग की? -3, और सब पीको में चल रहा है तो मैं पीको में ही लिख देता हूँ, ठीक है। तो -3 पिको गुलाम, ठीक है। यानी कि इस बॉडी पे कितना चार्ज आ गया होगा सर आप लोग का? -3 पिको गुलाम चार्ज आ गया होगा, ठीक है। इतनी बात आप लोग को समझ में आई। अब मैंने क्या कहा था, देखो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होगा ना, जितना चार्ज यहाँ पे होगा उतना ही चार्ज यहाँ पे होगा। चेक करो, देखो -7 और +4, तो -7 में +4 किया तो कितना बचेगा बताओ? -3। -7, देखो इसमें सारे चार्जेस जोड़ के देखना, -7 +4 और इधर कितना आया? -3। तो जोड़ के देखो, -7 और -3 कितना हो गया? -10 और +4, -10 +4 कितना होता है आप लोग का? -6। तो यहाँ कितना चार्ज आ रहा है आप लोग का? टोटल चार्ज -6 पिको गुलाम। और इधर जोड़ के देखना, -2 -4, देखो ना सारे जोड़ दो, -2 फिर -2 -2, तो -2 -4 हो गया, -2 कितना हो गया? -6 पिको गुलाम। तो देखो जितना चार्ज आप लोग का यहाँ पे था ना, उतना ही चार्ज यहाँ पे भी आ गया आप लोग का। लेकिन देखो बॉडी पे चार्ज अलग हो सकता है। जैसे इस वाली B1 बॉडी पे -7 आ गया था, इस वाली B1 पे -2 आ गया, इस वाली B2 पे +4 आ गया, और इस वाली B3 पे कितना आ गया था?
-3 और इस वाली B3 पे भी -3 सॉरी -2 था यहाँ पे -3 आ गया। तो बॉडीज़ पे अलग-अलग चार्ज हो सकता है। चार्ज को आप लोग क्या कर सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। जैसे यहाँ पे देखो -7 है तो यहाँ -2 चार्ज आ गया, तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज ट्रांसफ़र हो सकता है। जैसे यहाँ देखो -7 है ना, यहाँ -2 आ गया। B1 पे इधर -7 था, इधर -2 आ गया। तो चार्ज ट्रांसफ़र हो सकता है, बट टोटल चार्ज क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। मतलब जितना चार्ज देखो यहाँ -6 है ना, इधर भी -6 ही रहेगा, ठीक है? तो x की वैल्यू कितनी आ गई बताओ? -3 पिकोकूलम। तो ये वाला ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाएगा आप लोग का। तो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है? तो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है? तो ये आप लोगों का जो सीबीएसई 2024 का क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये हम लोगों ने कर लिया, ठीक है? आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है? तो क्वेश्चन 1 बेटा हम लोग कर चुके हैं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बेटा। ये आप लोगों का सीबीएसई 2025 का क्वेश्चन है आप लोगों का। बहुत ईजी क्वेश्चन है। पता नहीं क्यों बच्चे इस क्वेश्चन को देख के डरते हैं, है ना? बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को समझाता हूँ ये क्वेश्चन किस तरीके से होगा, ठीक है? इसमें मैंने फिगर नहीं बनाया कि 1 मिनट में इसका फिगर बना देता हूँ, ठीक है? इसका मैं फिगर बना देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे इन्होंने इस तरीके से फिगर बना रखा है, तो फिगर हम भी बना देते हैं क्योंकि ज़रूरत तो हमें पड़ेगी ना। यहाँ पे इन्होंने इस तरीके से फोर्स दिखा रखी है। जस्ट वेट अ मिनट। हाँ, यहाँ पे इन्होंने फोर्स दिखा रखी है। यहाँ पे आपके पास में क्या है, 1/r² है, ठीक है? समझाऊंगा, एक एक चीज़ को समझाऊंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है? यहाँ पे θ1 एंगल पे ये Q1 Q2 चार्ज है, ठीक है? और यहाँ पे आपका Q2 Q3 चार्ज है। शायद एक θ1 θ2 नहीं दे रखा है, ये मैंने अपनी मर्जी से मान लिया था। चलो इसको अभी मैं लिखाता हूँ, ठीक है? पहले इतना ये चार्ज तो आपको ये तो फिगर बना के दे रखा है आप लोगों को, ठीक है? तो θ1 θ2 मैं मान लूँगा, अभी कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको हम मान लेंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे बोल क्या रहा है आप लोगों का, फिगर शोज वेरिएशन ऑफ कूलम्ब्स फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस विद 1/r²। मतलब ये क्या रहा है, आपने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा है क्या? देखो बेटा कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास में एक चार्ज है Q1 और एक आपके पास में चार्ज क्या है सर Q2, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, मान लो आप लोग की R है। तो आपको पता है ना, देखो अगर मान लो ये प्लस का चार्ज है, ये भी प्लस का चार्ज है, तो ये प्लस इस प्लस को ऐसे रिपेल करेगा और ये प्लस इस प्लस को ऐसे रिपेल करेगा। यानी कि दो चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं फोर्स से। भाई जब रिपेल करेगा तो किसी फोर्स से रिपेल कर रहा होगा ना, और वो फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, K Q1 Q2 अपॉन में कितना, R², ठीक है? देखो Q1 Q2 तो ये चार्जेस हो गए, R इनके बीच की डिस्टेंस हो गई, इन दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस, है ना? और K क्या होता है यहाँ पे, K बेटा आप लोगों का एक कांस्टेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, है ना? दिस इज कॉल्ड एज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। और K की वैल्यू अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ठीक है? ये तो K की वैल्यू हो गई। अब आप ध्यान से देखो तो फोर्स ऊपर है और R² नीचे है। मतलब क्या है इसका पता है, कि अगर आप डिस्टेंस को बढ़ाओगे ना तो फोर्स आप लोगों की कम होगी। सोचो ना, आप इन दो चार्जेस को दूर दूर रख दो, तो इन दो चार्जेस को दूर दूर रखोगे तो फोर्स कम ही होनी है आप लोगों की। तो यही तो कह रहा है वो कि आर बीइंग द सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस, मतलब जैसे दो चार्जेस ले रखे हैं ना आप लोगों के, उन दो चार्जेस के बीच की सेपरेशन ये आर है। और 1/r² का मतलब समझ रहे हो ना आप लोग, कि अगर आप डिस्टेंस को बढ़ाओगे तो फोर्स कम होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, डिस्टेंस को डबल कर दिया, ठीक है? तो डिस्टेंस को अगर आप डबल करोगे, ध्यान से देखना इस बात को, डिस्टेंस को अगर आप डबल करते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि सर देखो यहाँ पे डबल करोगे ना, तो पहले डिस्टेंस r थी, मान लो अब डिस्टेंस कितनी हो गई आप लोग की, 2r हो जाएगी। समझ पा रहे हो ना इस बात को, भाई पहले डिस्टेंस r थी, आपने डबल कर दी तो 2r हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, K Q1 Q2 अपॉन में आर की जगह पे तो 2r लिखना पड़ेगा, तो 2r का स्क्वायर हो जाएगा। नई फोर्स निकालना चाह रहा हूँ ना मैं। जैसे मान लो ये मेरे पास में Q1 चार्ज है, ये मेरे पास में Q2 चार्ज है, और इनके बीच की डिस्टेंस को मैंने 2r कर दिया, मतलब डिस्टेंस को डबल कर दिया। तो मैं देखना चाह रहा हूँ अब कितनी फोर्स लग रही है। भाई ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, एक दूसरे को रिपेल तो करेंगे ना किसी फोर्स से, तो वो कितनी फोर्स से रिपेल कर रहे हैं मैं ये देखना चाह रहा हूँ। तो के Q1 Q2 तो आपका ऐसे ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, साथ में r²। अब देखो के, इसको देखो के Q1 Q2 बाई r², इसको मैं f लिख सकता हूँ, के Q1 Q2 बाई r², इसको तो f लिख सकते हैं। तो ये तो f बन जाएगा, और अपॉन में कितना चल रहा है आप लोग का फोर्स, 4, है ना? तो जो नई फोर्स f डैश आई है ना बेटा आप लोग की, वो कितनी हो चुकी है, f/4। मतलब जो नई फोर्स आई है वो पुरानी फोर्स का 4 गुना कम हो चुकी है। मतलब आपने डिस्टेंस को डबल किया तो फोर्स 4 गुना कम हो गई। अगर आप डिस्टेंस को ट्रिपल करते, अगर आप डिस्टेंस को क्या करते बेटा, ट्रिपल करते, तो ट्रिपल करोगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा ना, 3 का स्क्वायर 9, मतलब फोर्स 9 टाइम्स कम हो जाएगी, ठीक है? तो डिस्टेंस बढ़ाने पे फोर्स तो कम ही होगी, डबल करोगे तो फोर्स कितने गुना कम हो जाएगी, 4 टाइम्स कम हो जाएगी।
ट्रिपल करोगे तो फोर्स 9 टाइम्स कम हो जाएगी। ये वाली बात समझ पा रहे हो ना आप लोग? तो सिंपल सा कहने का मतलब है ये होता है आप लोगों का कि जो ये वेरिएशन होता है कूलाम्स फोर्स का बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस विद 1/r²। 1/r² का मतलब आप समझ गए होंगे कि डिस्टेंस को बढ़ाने पे फोर्स क्या होती है आप लोग की, कम होती है। ठीक है। आर बीइंग द सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस। जैसे आपने दो चार्जेस ले रखे हैं, ठीक है। जैसे मान लो एक मेरे पास में चार्ज है Q1 और एक मेरे पास में क्या चार्ज है बेटा आप लोग का Q2। और Q1 Q2 के बीच की जो डिस्टेंस है ना वो R है। ठीक है, Q1 Q2 के बीच की डिस्टेंस क्या है, R है। और Q2 Q3 के बीच की डिस्टेंस भी R ही है। मतलब दो चार्जेस ले रखे हैं इन्होंने, तीन चार्जेस ले रखे हैं यहाँ पे, Q1 Q2 और Q3। और Q1 Q2 के बीच के डिस्टेंस की भी कितनी है आप लोग की, आ रही है। और Q2 Q3 के बीच की डिस्टेंस भी कितनी है बेटा आप लोग की, आ रही है सर यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप फोर्स का फॉर्मूला लगाओगे ना तो क्या हो जाएगा बताओ, K Q1 Q2 अपॉन में R। और यहाँ अगर आप फोर्स का फॉर्मूला लगाओगे तो K वैल्यू क्या है, Q2 Q3 अपॉन में कितना R हो जाएगा। ठीक है। अब ये बोल रहा है कि इफ Q2 इज पॉजिटिव, अब ये आपको बात बता दी गई है कि जो Q2 है ना सर आप लोगों का, वो Q2 पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब जैसे +2 कूलाम हो सकता है, +3 कूलाम हो सकता है, +4 कूलाम हो सकता है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू रखेगा वो। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू रखेगा वो, समझ पा रहे हो बात को? और पॉजिटिव वैल्यू तो रखेगा ही वो, एंड लीस्ट इन मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नीट्यूड में वो लीस्ट है। अब देखो मैग्नीट्यूड में लीस्ट बोलने का मतलब क्या है आप लोगों को, मैं इसको समझाता हूँ। ठीक है, मैग्नीट्यूड में क्या है बेटा आप लोगों का, लीस्ट है। मैग्नीट्यूड में लीस्ट बोलने का मतलब क्या है, जैसे मान लो मेरे पास में तीन चार्जेस है, Q1 Q2 Q3। बस मैं अभी एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ इसको, मतलब ये सोच लेना कि एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, इसका आंसर नहीं है। ठीक है, मतलब मैं ये बता रहा हूँ, जैसे मान लो Q1 की वैल्यू है ना आप लोग की, लेट से Q1 की वैल्यू कितनी है, 2 कूलाम। Q2 की वैल्यू कितनी है, 3 कूलाम। ठीक है, इसकी वैल्यू चलो एक काम करते हैं 4 गुलाम कर लेते हैं। और Q3 की वैल्यू मैं 5 गुलाम कर देता हूँ। अब देखो Q2 आपका पॉजिटिव दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बताओ। Q2 आपको पॉजिटिव भी दिख रहा होगा, 3 तो पॉजिटिव ही है ना। और लीस्ट इन मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है यहाँ पे, वैल्यू। देखो इसकी वैल्यू सबसे कम भी आ रही होगी आप लोग की, 3 आ रही है कि नहीं आ रही, इसकी सबसे कम वैल्यू 3 तो आ रही है यहाँ पे। Q1 की वैल्यू 4 है, Q3 की वैल्यू 5 और इसकी वैल्यू सबसे कम है। तो यही वो कहना चाह रहा है कि जो Q2 है ना आप लोग का, वो Q2 सबसे छोटी वैल्यू रखता होगा। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। और Q2 सबसे छोटी वैल्यू के साथ में पॉजिटिव भी है। ठीक है, तो हमें बताना है कि Q2 मतलब हमें ये बताना है कि Q1 Q2 Q3 इनमें से देखो सबसे छोटा तो आपको पता चली गया Q2 होगा, है ना। बट Q1 Q3 में कौन सा बड़ा होगा ये हमें बताना है। देखो ये तो हमें पता चल गया ना कि Q2 सबसे छोटा है, उसने बता ही दिया कि जो Q2 है आप लोग का वो पॉजिटिव तो है बट लीस्ट इन मैग्नीट्यूड में, उसका मैग्नीट्यूड उसकी वैल्यू सबसे कम है। तो Q2 का फंडा तो खत्म ही हो गया, Q2 तो सबसे कम है। तो अब Q1 Q3 के बीच में ही देखना है ना हम लोग को। तो अब कैसे देखेंगे उसको मैं समझाता हूँ आप लोग को। देखो आपने एक चीज देख ली यहाँ पे, एक बार बताओ, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है ना बेटा आप लोग की, मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्स फोर्स होती है ना, जो फोर्स का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2/r², यही फोर्स तो होती है। तो मतलब जो फोर्स है आपकी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r² की, चेक करो। यही तो होता है ना आप लोगों का। देखो मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। देखो यहाँ पे जो फोर्स है ना, जब भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला साइन होता है ना बेटा आप लोगों का, देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये जो फोर्स होती है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है Q1 Q2 के भी। मतलब क्या है सर इसका, कि अगर आप चार्जेस को बढ़ाओगे ना तो फोर्स आपकी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। और ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आप लोग की 1/r² के भी। समझ पा रहे हो इस बात का मतलब? अब इस केस में क्या है कि अगर आप डिस्टेंस को बढ़ाओगे तो फोर्स कम हो जाती है, और डिस्टेंस को कम करोगे तो फोर्स ज़्यादा हो जाएगी। सोचो ना, आपने दो चार्जेस को दूर दूर रख दिया, दूर दूर रख दिया तो फोर्स कम हो जाएगी, और पास पास रखोगे तो फोर्स क्या हो जाएगी आप लोग की, ज़्यादा हो जाएगी। ये कहने का मतलब है। तो जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है ना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन में याद रखना हमेशा एक स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ बनता है। बस मैं इतना बताना चाह रहा हूँ आप लोग को। ठीक है, तो जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला साइन होता है ना तो स्ट्रेट ग्राफ बनता है आप लोग का। इसीलिए देखो यहाँ पे जो Q1 Q2 है ना, उसके लिए भी एक स्ट्रेट ग्राफ बनाया आप लोग का, और Q2 Q3 है उसके लिए भी क्या बनाया आप लोग का, एक स्ट्रेट ग्राफ ही बनाया यहाँ पे। समझ पा रहे हो ना बात को? एक स्ट्रेट लाइन वाला, सॉरी एक स्ट्रेट लाइन बनी है, ग्राफ नहीं बोलना चाहिए मुझे, एक स्ट्रेट लाइन बनी है। क्योंकि आप यहाँ से देखो ना, जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, Q1 Q2 के। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जो लाइन होती है वो हमेशा स्ट्रेट ही होती है। ठीक है, अब देखो जरा यहाँ पे, अगर मैं बोलता हूँ कि लेट से ये आप लोग की एक्स एक्सिस है और ये मान लो आपकी वाई एक्सिस है, तो देखो ये वाली लाइन मान लो एक्स एक्सिस से θ1 एंगल पे उठी हुई है, और ये वाली लाइन आप लोग की एक्स एक्सिस से कितने एंगल पे उठी हुई है, θ2 एंगल पे उठी हुई है। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है, बताओ? आई होप आपको यहाँ तक का पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं
कि मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लो अब मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ कि लेट्स से मेरे पास में Q1 चार्ज है। अभी शॉर्टकट भी बता दूंगा फटाफट आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे करना है, तो इसमें आपको समझाने के लिए समझा रहा हूँ ना। लेट्स से मेरे पास में Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है R। उसने बोल ही रखा है कि R बीइंग द सेपरेशन, मतलब उनके बीच की डिस्टेंस है ये, ठीक है। तो Q1 Q2 के बीच की डिस्टेंस कितनी बेटा आप लोग की यहाँ पे R है। Q2 तो देखो, Q2 तो पहले ही मैं बता देता हूँ आप लोग को। Q2 एक तो आपका पॉजिटिव है ना। Q2 क्या है बेटा आप लोग का पॉजिटिव, और पॉजिटिव के साथ में स्मॉल भी है, ठीक है। तो Q2 आपका पॉजिटिव तो है ही, साथ में स्मॉल भी है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि एक जैसे फॉर एग्जांपल, अब देखो इनमें कौन कौन से प्लस होंगे आप मुझे बता सकते हो। देखो Q2 तो उसने पहले ही बोल दिया पॉजिटिव है। Q2 क्या है बेटा आप लोगों का पॉजिटिव है, ठीक है। अब Q1 की बात करें ना, तो देखो आपको इतनी बात पता है क्या, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने कार्टेशियन प्लेन पढ़ा होगा ना, तो आपने कुछ इस तरीके से पढ़ा होगा। लेट्स से ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो ऊपर की तरफ अगर आप जाते हो ना तो सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, नीचे की तरफ अगर आप जाते हो तो सारी वैल्यूज आपकी नेगेटिव होती हैं। कितनी बात आपको समझ में आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि Q2 तो पॉजिटिव है ही, तो Q1 भी क्या रहा होगा बताओ आप लोग का, पॉजिटिव ही रहा होगा। समझ पा रहे हो ना बात को। देखो Q2 तो पॉजिटिव है ही, उसने पहले ही दे रखा है आप लोग को। तो Q1 भी तो पॉजिटिव रहा होगा, क्योंकि ऊपर की तरफ है ना। देखो ग्राफ, देखो जो लाइन है ऊपर की तरफ बन रही है कि नहीं बन रही, और इसका मतलब लाइन अगर ऊपर की तरफ बन रही है तो Q2 तो पॉजिटिव है ही, Q1 भी पॉजिटिव रहा होगा। अब यहाँ पे देखो नीचे की तरफ आ जाओ आप लोग, जो Q2 है वो तो पॉजिटिव है, लेकिन इस बार देखो लाइन वाई इस बार जैसे ये मान लो ना, इसके नीचे बन रही है ना, और नीचे वाला तो नेगेटिव होता है। तो Q2 तो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब Q3 क्या रहा होगा आप लोगों का, नेगेटिव रहा होगा। कितनी बात समझ में आ रही है आपको। अब आप बोलोगे कि सर अगर Q3 नेगेटिव है तो उसकी वैल्यू सबसे कम हो जानी चाहिए ना। आप बोलोगे सर Q3 अगर नेगेटिव है तो उसकी वैल्यू सबसे कम हो जानी चाहिए, Q2 की वैल्यू आप सबसे कम क्यों बोल रहे हो बेटा। यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, प्लस माइनस की बात नहीं हो रही। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि जैसे लाइट से मैं ये तो बोल रहा हूँ Q3 की वैल्यू मान लो आपकी -8 कूलाम है, और Q2 की वैल्यू कितनी है मान लो आप लोग की, Q2 की वैल्यू लेट से हमारे पास में 2 कूलाम है। तो आप बोलोगे पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। भाई हम सिर्फ वैल्यू की बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, यहाँ पे सिर्फ वैल्यू की बात हो रही है। देखो इसकी वैल्यू 8 है ना तो बड़ी है, इसकी वैल्यू 2 है तो छोटी है। इसलिए उसने क्या क्या कहा है कि Q2 का सबसे ज़्यादा लीस्ट मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू की बात कर रहा है, प्लस माइनस की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे। क्योंकि आप बोल देते कि Q3 तो नेगेटिव है ना सर, और नेगेटिव वाला तो पॉजिटिव तो छोटा ही होगा, क्योंकि Q2 देखो Q2 तो उसने पहले बता रखा है ना पॉजिटिव है। और लेकिन उसने ये भी बोला Q2 तो सबसे स्मॉल है, और आप बोलोगे सर यहाँ पे तो आप बोल रहे हो Q3 नेगेटिव है। तो बेटा Q3 नेगेटिव तो है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। देखो मैग्नीट्यूड मतलब उसकी वैल्यू ज़्यादा हो रही है, प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बोल सकते हैं हम लोग। अब मान लो देखो, तो इसका मतलब क्या है सर, Q1 भी आपका प्लस का होगा और Q2 भी आप लोग का प्लस का होगा। समझ गए ना इस बात को, तभी तो लाइन आपके ऊपर आ रही है। तो इनके बीच में रिपल्शन होगा कि नहीं होगा एक फोर्स से, बताओ। यस सर, एक फोर्स से रिपल्शन होगा, उसको मैं F1 फोर्स बोल देता हूँ, क्योंकि प्लस प्लस तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं ना। तो वो F1 फोर्स कितनी हो जाएगी बेटा आप लोग की, Q1 Q2 अपॉन में कितना आ जाएगा आप लोग का R², क्योंकि इनके बीच डिस्टेंस R दे रखी है आप लोग को, ठीक है। तो इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई। बताओ ये दिस इज द F1 फोर्स कितनी आ चुकी है आप लोग की, K Q1 Q2/R², ठीक है। इस F1 फोर्स को मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे लिख लेता हूँ, क्या लिख सकता हूँ बताओ मैं इसको, K Q1 Q2 को मैंने ऐसे रहने दिया अपॉन में। देखो अब इसको मैं क्या लिखने वाला हूँ, देखो ये जो R² चल रहा था ना बेटा, इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, इनटू में 1/R²। कोई दिक्कत तो नहीं है बताओ, क्योंकि Q1 Q2 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो Q1 Q2 तो बचेगा, और अपॉन में R² चल ही रहा है सर आप लोगों का। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, इसके पीछे रीजन है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ, ठीक है। अब देखो दो चार्जेस और कौन कौन से हमारे पास में, Q1 Q2 के लिए तो हमने बात कर दी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे Q2 और साथ में किसके लिए, Q3 के लिए। तो Q2 क्या कर रहा होगा, देखो Q3 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और Q3 Q2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्यों, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है Q2 के ऊपर कौन सा चार्ज है, तो पॉजिटिव है आप लोगों का, लेकिन Q3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा ना आप लोगों का, क्योंकि देखो यहाँ नीचे की तरफ है ना। अब Q2 तो पॉजिटिव हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है सर Q3 नेगेटिव रहा होगा आप लोगों का। तो वो किस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं, मान लो F2 फोर्स से, ठीक है। तो F2 फोर्स कितनी हो जाएगी सर आप लोग की, K पहला वाला चार्ज कितना है बताओ, Q2, दूसरा वाला चार्ज कितना है, Q3, और इनके बीच की डिस्टेंस भी कितनी है, आ रही है। अब वो क्वेश्चन में दे रखा है कि इनके बीच की डिस्टेंस आ रही है। तो अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो K Q1 Q2 R² होगा ना, K Q2 Q3 और इनटू में कितना 1/R², क्योंकि मल्टीप्लाई करके तो यही आने वाला है ना। इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, क्या आप लोगों को स्लोप का फंडा पता है क्या, स्लोप, स्लोप जानते हो आप लोग क्या होता है। देखो जैसे मान लो ये मेरे पास में क्या है, लेट से ये एक्स एक्सिस है, और ये क्या है मेरे पास में, मान लो ये आपकी वाई एक्सिस है। तो बेटा कोई भी लाइन आप लोगों की ना, जैसे मान लो ये लाइन है, तो कोई भी लाइन आप लोगों की एक्स एक्सिस से कितनी इंक्लाइंड है, मतलब कितनी वो उठी हुई है। जैसे मान लो ये θ1 एंगल पे उठी हुई है, और एक और लाइन बना देता हूँ मैं जो θ2 पे उठी हुई होगी, ठीक है। तो ये देखो ये
तो कोई भी लाइन एक्स एक्सिस से कितनी उठी हुई होती है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं बेटा स्लोप, है ना, उसी को क्या बोलते हैं सर हम लोग, स्लोप बोलते हैं। स्लोप को हम लोग एम से डिनोट करते हैं, ठीक है, याद रखना, स्लोप को हम लोग एम से डिनोट करते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ कि इस लाइन का स्लोप मान लो थीटा, पहली वाली लाइन का स्लोप m1 है और दूसरी वाली लाइन का स्लोप क्या है बताओ आप लोग का, m2 है। तो m1 लाइन का स्लोप ज़्यादा है या m2 लाइन का? यस सर, m2 लाइन का। तो m2 लाइन का स्लोप क्या होगा बेटा आप लोग का, m1 से ज़्यादा होगा, ठीक है। आई होप आपको इतनी बात तो पता होगी। अब देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं बताओ, और ये भी एक्स एक्सिस से उठी हुई है, तो इसका कुछ स्लोप होगा ना। मान लो ये वाला स्लोप कितना है आप लोग का m1 और ये वाला स्लोप कितना है आप लोग का m2। तो अब आप क्लियरली देखो ग्राफ से, फ्रॉम डायग्राम आप क्या बोल सकते हो बताओ, फ्रॉम डायग्राम, फ्रॉम डायग्राम आप क्लियरली बोल सकते हो ना कि जो m2 है आप लोगों का वो ग्रेटर देन m1 होगा। समझ पा रहे हो इस बात को कि नहीं समझ पा रहे? देखो ना m2 का स्लोप तो ज़्यादा ही है ना m1 से, क्योंकि m2 ज़्यादा उठी हुई है। अगर आप देखो ना तो देखो एक सिंपल सी बात याद रखना, जिसका एंगल ज़्यादा बन रहा होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो θ2 ज़्यादा बन रहा था कि नहीं बन रहा था, तो θ2 ज़्यादा था। यहाँ पे देखो ना θ2 इज ग्रेटर देन θ1, तो θ2 अगर θ1 से ज़्यादा आ रहा है तो उसका स्लोप भी ज़्यादा आ रहा होगा। यहाँ पे देखो θ2 ज़्यादा ही तो है, क्लियरली देखो ना θ2 इज ग्रेटर देन θ1, θ2 अगर ग्रेटर है तो उसका स्लोप भी ज़्यादा ही होगा, तो मतलब इस लाइन का स्लोप ज़्यादा हो जाएगा आप लोगों का, है ना। अच्छा अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन होती है ना, कोई भी अगर स्ट्रेट लाइन होती है आप लोग इस तरीके से, तो स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है ना वो होती है बेटा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। स्ट्रेट लाइन अगर आपके पास में है ना, तो स्ट्रेट लाइन की क्या होती है बेटा आप लोगों की, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, इक्वेशन ये आपने पढ़ी होगी कहीं ना कहीं, ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन की क्या इक्वेशन होती है सर, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो y तो ये एक्सिस हो गई, x ये एक्सिस हो गई, अब ये तो समझ में आ गया आपको, y ये एक्सिस है, x ये एक्सिस है, m क्या हो गया, m तो इस लाइन का स्लोप हो गया। सर ये c क्या है, देखो बेटा c होता है, c को बोलते हैं y इंटरसेप्ट, ठीक है। सर इसका मतलब क्या है, देखो मैं समझाता हूँ आपको, y इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है मैं समझाता हूँ। देखो अभी देखो जैसे ये लाइन है ना, ये लाइन y एक्सिस को कहीं पे भी नहीं काट रही, बट अगर इसी लाइन को मैं ऐसे बना देता तो, जैसे मान लो ये बना दिया मैंने, तो अब देखो ये वाई एक्सिस को इतना काट रही कि नहीं काट रही बताओ, यहाँ पे काट रही कि नहीं काट रही, ये वाली। तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी ना बेटा आप लोग की, ये कहला जाएगी आप लोग की सी, इसी को बोलेंगे वाई इंटरसेप्ट। मतलब वाई एक्सिस को कितनी डिस्टेंस तक काट रहा है ना वो, वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते, जैसे मान लो एक और लाइन बना देता हूँ मैं इस तरीके से, अब देखो यहाँ पे काट रही है ना, तो ये वाला बन जाता है आप लोग का सी। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे बात को? तो सी का मतलब होता है वाई इंटरसेप्ट, ये सी को कहाँ पे काट रही है वो, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे ना क्लियरली, तो ये लाइन देखो आप लोग की कहीं पे भी वाई पे नहीं काट रही, और ये वाली लाइन भी कहीं पे वाई पे नहीं काट रही है, तो मतलब सी इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट सी तो जीरो जीरो हो जाएगा ना आप लोग का। भाई अगर सिंपल सी बात बोलो, मैं एक काम करता हूँ, इस लाइन को नाम देता हूँ वन, ये लाइन वन है आप लोग की, ठीक है, ये लाइन वन है आप लोगों की, और ये क्या है बेटा आप लोग की लाइन टू है, ठीक है। तो अगर मैं लाइन वन और लाइन टू के लिए स्लोप लिखना चाहूँ, तो फॉर लाइन वन, फॉर लाइन वन, अगर मैं लाइन वन के लिए स्लोप लिखना चाहूँ ना बेटा, सॉरी इक्वेशन लिखना चाहूँ, देखो ये स्ट्रेट लाइन है ना आप लोग की, तो स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है बताओ, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। लेकिन देखो यहाँ पे ये c पे तो कहीं काट ही नहीं रही ना, तो c की वैल्यू तो जीरो हो गई आप लोग की, तो y इज इक्वल टू कितना बन जाएगा आप लोग का एम एक्स, सिंपल सी बात ही है, y इज इक्वल टू कितना बन जाएगा बेटा आप लोग का एम एक्स बन जाएगा। अच्छा लाइन टू के लिए देखो जरा, तो फॉर लाइन टू, तो अगर मैं लाइन टू के लिए देखता हूँ ना, तो लाइन टू भी तो देखो क्या है बताओ आप लोग की स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। लेकिन c फिर से देखो यहाँ पे c y एक्सिस पे कहीं काट ही नहीं रही ना, ये लाइन कहीं y पे तो काट नहीं रही, तो फिर से y इज इक्वल टू कितना बन जाएगा बताओ आप लोग का एम एक्स ही बन जाएगा, c की वैल्यू तो जीरो हो गई ना, c तो जीरो हो गया, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आप लोग का एम एक्स। अब क्योंकि ये लाइन वन के लिए चल रहा है तो एक काम करता हूँ, इसको y वन कह देता हूँ, एम वन कह देता हूँ, तो y एक्सिस तो सेम है यार, वाई एक्सिस तो सेम ही है ना आप लोगों की, ठीक है। तो वाई एक्सिस तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, चलो। बट एक वाई आप लोग का ऊपर भी, एक वाई नीचे भी है, तो एक काम करता हूँ, इसको मैं वाई वन लिख देता हूँ और इसको मैं वाई टू लिख देता हूँ, एक्स सेम है, एक्स तो सेम ही चल रहा है ना। देखो फोर्स आपकी ऊपर भी आ रही है नीचे भी आ रही है, मतलब वाई ऊपर वाली वाई एक्सिस में भी जा रही है, नीचे वाली वाई में भी जा रही है, बट एक्स तो सेम ही है ना, तो इसलिए हम बोल सकते हैं वाई वन वाई टू कह दिया, एक्स को मैंने एक्स रहने दिया, और एम वन एम टू भी लिख देते हैं। देखो मैं आपको समझाता हूँ मैंने क्या किया, देखो ये एफ वन फोर्स थी ना बेटा आप लोगों की, अब देखो जरा अगर मैं इस ऊपर वाली लाइन के लिए देखूं, तो ऊपर वाली लाइन के लिए देखो क्या इक्वेशन आई है आप लोग की, y इज इक्वल टू एम, देखो y वन इज इक्वल टू एम वन एक्स आया आप लोगों का। तो ऊपर वाली लाइन के लिए y वन कौन सा हो जाएगा बताओ आप लोग का, ये फोर्स है ना, तो इसकी वैल्यू को y वन लिख देंगे हम लोग, क्योंकि ऊपर देखो y एक्सिस में फोर्स ही तो आ रही है, चेक करो आप लोग की जरा, देखो ना फॉर लाइन वन के लिए y वन की वैल्यू मतलब क्या हो जाएगी, इस वाली लाइन के लिए फोर्स,
और वाई एक्सिस में फोर्स ही तो आ रही है, तो ये F1 जो होगा ना बेटा आप लोगों का, ये F1 क्या हो जाएगा सर हमारे पास में y1 हो जाएगा। के क्यू वन क्यू टू, अब इसको ध्यान से देखो, ये जो के क्यू वन क्यू टू है ना बेटा आप लोगों का, देखो y इज इक्वल टू एम एक्स होता है। वन बाई आर स्क्वायर क्या है बताओ आप लोग का, वन बाई आर स्क्वायर कहाँ पे, एक्स पे, तो ये तो सर आपका x हो जाएगा, तो ऑब्वियस ही बात है ये m1 हो जाएगा फिर। तो आ गया ना y1 इज इक्वल टू m1 इंटू एक्स। इतनी बात समझ में आई। जैसे इसके लिए देखो लाइन 2 के लिए, अब लाइन 2 के लिए देखोगे ना आप लोग, तो F2 कितना आया था बताओ आप लोग का, F2 ये आया था ना के क्यू टू क्यू थ्री इंटू में कितना, वन बाई आर स्क्वायर। तो अब अगर यहाँ से अगर आप लोग क्लियरली देख पा रहे हो ना, तो यहाँ से देखो F2 फोर्स कौन सी वाली एक्सिस में, इस वाली में, तो इसको मैं y2 बोल देता हूँ भाई, ऊपर वाली को y1 बोला, नीचे वाले को y2 बोल देते हैं ना। तो F2 क्या आ जाएगा आप लोग का y2। अच्छा, ये देखो वन बाई आर स्क्वायर कहाँ पे, एक्स पे, और ये क्या बन जाएगा बताओ आप लोग का m2। तो y2 बराबर कितना आ गया आप लोग का m2 इंटू एक्स। समझ पा रहे हो ना बात को, क्योंकि इस वाली y एक्सिस में फोर्स आ रही होगी, यहाँ पे भी तो फोर्स ही होगी, तो लेकिन लाइन तो यहाँ आ रही है ना आप लोगों की, तो सेकंड लाइन के लिए फोर्स नीचे होगी, तो उसको मैंने क्या लिख दिया, y2 लिख दिया, उसका स्लोप m2 इंटू में x। अब अगर आप क्लियरली देख पा रहे हो ना, देखो यहाँ से मैंने आपको क्या बताया था, m2 इज ग्रेटर देन m1, m2 इज ग्रेटर देन m1। m2 की वैल्यू कितनी है जरा चेक करना है बेटा, m2 की वैल्यू देखो ना, कंपेयर करोगे तो y की वैल्यू तो ये है, x की वैल्यू ये है, तो m2 की वैल्यू तो ये हो जाएगी ना। m2 की वैल्यू क्या है बताओ, k q2 q3, और ये ग्रेटर देन आ रहा है किससे बेटा, m1 से। और m1 की वैल्यू कितनी है बताना जरा मेरे को, m1 की वैल्यू है आप लोगों की ये वाली के क्यू वन क्यू टू, तो इसकी वैल्यू सर के क्यू वन में क्यू टू, तो यहाँ से देखो के से के क्या हो जाएगा कैंसिल, इस क्यू टू से क्यू टू भी क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल, क्योंकि क्यू टू की वैल्यू तो सेम ही है ना भाई, क्यू टू तो आपका पॉजिटिव है। अब जैसे मान लो क्यू टू की वैल्यू कितनी है, फॉर एग्जाम्पल आप लोग एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, क्यू टू की वैल्यू मान लो 2 गुलाम है, तो यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से देखो आपका क्या आ गया, Q3 इज ग्रेटर देन Q1, क्योंकि यहाँ तो Q1 ही बचेगा आप लोग का। यानी कि अब देखो जो Q3 है ना आप लोग का, वो Q3 सबसे बड़ा चार्ज है, और Q1 क्या है आप लोगों का, उससे छोटा है। लेकिन उसने पहले ही बोल दिया था कि सबसे छोटा तो Q2 है सर। तो सबसे छोटा क्या है बताओ आप लोगों का सर, सबसे छोटा देखो यहाँ से अगर आप देखोगे ना, सबसे छोटा तो आपका Q2 है, ये बड़े का साइन होता है ना, सबसे सबसे छोटा आप लोग का क्या है बताओ, Q2 है। उसके बाद कौन होगा आप लोग का, Q1 होगा, क्योंकि सबसे बड़ा तो Q3 आ गया ना बताओ आप लोग का, और सबसे बड़ा क्या हो जाएगा सर आप लोग का, Q3 हो जाएगा। तो ये अगर आपको कहीं पे मिल रहा है तो बता दो मुझे कहाँ पे मिल रहा है। Q2 देखो सबसे सबसे छोटा तो Q2 ही होगा, उसने पहले ही बोल दिया था, लीस्ट इन मैग्नीट्यूड, सबसे वैल्यू छोटी है उसकी। Q1 जो होगा बेटा आप लोग का, Q1 की वैल्यू उससे, क्योंकि सबसे बड़ा तो Q3 आ रहा है ना, तो Q2 Q1 Q3, अब देखना जरा, Q2 सबसे छोटा, उसके बाद में Q1 और उसके बाद में Q3, तो Q2 सबसे छोटा, उसके बाद Q1, उसके बाद Q3, सबसे बड़ा Q3 आया ना आप लोग का, तो ये वाला आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, यस हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो बेटा मैंने देखो इसको डिटेल्ड फॉर्म में बताया, जब मैंने इसको डिटेल्ड फॉर्म में करा तब आप लोग को समझ में आया होगा, हाँ सर इस तरीके से आपने करा है ना। लेकिन अगर आप लोग को मान लो कि इसको एग्जाम में आपको करना है, तो एग्जाम में आप इसको फटाफट कैसे करोगे, देखो एग्जाम में जब आप इसको करोगे ना, तो उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। पहले उसने क्वेश्चन में क्या बोल दिया था, क्वेश्चन में उसने ये बोल दिया था कि Q2 सबसे छोटा है, तो यहाँ देखो जरा, यहाँ चलो Q2 सबसे छोटा दिख रहा है आप लोग को, क्योंकि सबसे वैल्यू छोटी दिख रही है ना यहाँ पे। इसकी भाई इसकी तरफ देखो मुंह बंद हो रखा है, इस तरीके इसकी तरफ मुंह खुला है ना, जिसकी तरफ मुंह खुला होता है बड़ा होता है, तो यहाँ देखो Q2 सबसे छोटा दिख रहा है। अब यहाँ तो सबसे छोटा Q2 दिख नहीं रहा है, यहाँ तो सबसे Q3 दिख रहा है सबसे छोटा, है ना। यहाँ पे भी Q2, मतलब ये देखो ये वाले ऑप्शन और ये वाले ऑप्शन तो पहले ही गलत हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं सर, क्योंकि यहाँ Q2 छोटा दिख ही नहीं रहा, यहाँ Q3 दिख रहा है, यहाँ Q1 दिख रहा है, और जबकि उसने बोला है ना सबसे छोटा तो Q2 है, तो मतलब सर अब हम इन दो ऑप्शंस में फंसते, इन दो ऑप्शंस में फंसते कि नहीं फंसते बताओ आप लोग, इन दो ऑप्शंस में फंसते कि नहीं फंसते आप लोग। अब जब इन दोनों ऑप्शन में फंसोगे ना आप लोग, तो बस उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, वो चीज़ आपको समझ के रखनी है। उसके लिए बस आप ये देख लेना कि किस लाइन का ग्राफ मतलब किस लाइन का थीटा ज़्यादा आ रहा है। देखो यहाँ पे थीटा 2 किसका ज़्यादा आ रहा है, इसका ना भाई। Q2 तो देखो फिक्स हो गया, Q2 सबसे छोटा, उसको छोड़ो, Q2 सबसे छोटा वो तो हमने देख ही लिया है ना। अब इन दोनों में देखो ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गए। अब इसमें हमें देखना है, हमें कन्फ्यूज़न है इसमें सर और इसमें सर, इनमें कौन सा बड़ा होगा। देखो मुझे एक बात बताओ, आप देखो थीटा 1 बड़ा है या थीटा 2 बड़ा है, यस सर थीटा 2 बड़ा है, थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1। अब यहाँ भी Q2 है, यहाँ भी Q2 है, उसको भूल जाओ। तो Q1 देखो जिसका थीटा बड़ा होगा ना, उसका ही चार्ज भी बड़ा होगा। तो यहाँ पे देखो थीटा 2 बड़ा है ना आप लोग का, तो Q3 भी बड़ा होगा, तो Q3 सबसे बड़ा होगा, तो यही ऑप्शन आप लोग को टिक लगा देना है, बस खत्म। इतना क्लियर हो ना आप लोग को भाई। देखो इसका थीटा सबसे ज्यादा है कि नहीं है बताओ, तो जिसका थीटा सबसे ज्यादा उसका चार्ज सबसे बड़ा। अब यहाँ क्यू है, Q2 है, इसको भूल जाओ। Q1 और Q3 के बीच की लड़ाई है ना, Q1 और Q3 के बीच की लड़ाई है। Q2 तो सबसे छोटा, उसने पहले ही बोल दिया। अब Q1 Q3 के बीच की लड़ाई है ना, तो इसमें यह बोला जाता है कि जिसका सबसे ज्यादा थीटा होगा। देखो थीटा किसका ज्यादा है, यहाँ थीटा 1 था ना, यहाँ थीटा 2 था, तो थीटा 2 बड़ा था,
और थीटा 2 बड़ा है तो Q3 भी बड़ा होगा आप लोग का। यस सर, तो Q3 बड़ा हो जाएगा बस। और सबसे छोटा कौन सा है आप लोग का? Q2। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आप लोग का। तो इस तरीके से बेटा आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 कर सकते हो। आई होप आप लोगों को मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में समझा दिया इस क्वेश्चन को। अगर आपका देखो डिटेल में आता तो भी आपको करना था, चलो ये तो एमसीक्यू की फॉर्म में आया तो आप फटाफट के बुक कर दोगे कि जिसका थीटा ज़्यादा उसका चार्ज बढ़ा, है ना। लेकिन अगर आप लोगों को यार इस तरीके से डिटेल फॉर्म में 2 या 3 नंबर का आता है फिर तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा ना। तो ये हो गया आप लोग का 2025 का सीबीएसई का क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब हम लोग करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 जो था ना बेटा आप लोगों का, ये 2024 में सीबीएसई ने पूछा है। तो ये भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि इसको कैसे करना है, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। तो पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ क्योंकि आपने शायद पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, मैं तो मान के चल रहा हूँ कि नहीं पढ़ी है ना। तो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है बेटा आप लोगों का। डाइपोल क्या होता है सर? जैसे मान लो माइनस क्यू चार्ज है मेरे पास में और प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। एक माइनस चार्ज होता है, एक प्लस चार्ज होता है। इनकी वैल्यू सेम होती है। अगर ये माइनस का 2 है तो ये प्लस का 2 गुलाम होगा, ये माइनस का 3 है तो ये प्लस का 3 गुलाम होगा। मतलब इनकी वैल्यू सेम होती हैं, ठीक है। बस प्लस माइनस का फर्क होता है। और इनके बीच की डिस्टेंस अगर मान लो आपने कितनी ले ली बेटा, 2a ले ली, ठीक है। तो अगर इनके बीच की डिस्टेंस 2a होती है ना, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज योर इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं, ठीक है। और एक और टर्म होती है बेटा इसी से एसोसिएटेड, मतलब इसी से जुड़ी हुई एक टर्म होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, है ना। दिस इज कॉल्ड एज योर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसको हम पी से दिखाते हैं। और पी एक्चुअल में क्या होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है ना। पी इज इक्वल टू कितना होता है आप लोग का? क्यू, और इनके बीच की डिस्टेंस ये 2a ले लो, ठीक है। अच्छा एक बात याद रखना, ये जो पी जो आपकी वैल्यू होती है ना इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये हमेशा याद रखना माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होता है, ठीक है। तो पी की जो वैल्यू होती है हमेशा कहाँ से कहाँ होती है बेटा? क्यू इंटू में 2a तो होता ही है। देखो इनमें से कोई भी चार्ज ले लो क्यू और उसकी मल्टीप्लिकेशन 2a से कर दो, ठीक है। तो आप लोग को हमेशा इस तरीके से डिस्टेंस इसकी मिल जाएगी, ठीक है। सॉरी मतलब इसकी डायरेक्शन मिल जाएगी। डायरेक्शन कहाँ होती है? हमेशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। तो माइनस क्यू टू प्लस क्यू हमेशा क्या होती है बेटा आप लोग की? डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की ये डायरेक्शन होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, ठीक है। तो एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट पी, है ना। तो आपके पास में क्या है बेटा? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और उस इलेक्ट्रिक डाइपोल को, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, हमारे पास में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है ऑफ डाइपोल मोमेंट पी, उसका डाइपोल मोमेंट पी है ना। और पी आपको पता ही एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इज केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे मान लो आपके पास में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है ना बेटा, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की आप वैल्यू किसी भी पॉइंट पे निकाल लो, है ना। जैसे मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड भी, इसलिए इसके ऊपर एरो लगाया जाता है। मतलब आप इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, इस पे निकालो, इस पे निकालो, कहीं पे भी निकालोगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम ही आ रही होगी, ठीक है। इज केप्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू रोटेट इट फ्रॉम द पोजिशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम टू द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। पहले मैं आपको ना ये स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम समझाता हूँ, ठीक है। फिर आपको बात समझ में आ जाएगी। ओके सर। देखो जैसे मान लो कि हमारे पास में क्या है बेटा, इस तरीके से ये आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो ये मान ली मैंने इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे मान लो मेरे पास में क्या रखा हुआ है, लेट से कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है, माइनस का क्यू और प्लस का क्यू, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी बताओ? 2a होगी आप लोग की। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है? बताओ। ओके सर। अब मान लो अगर मैं इस वाले डाइपोल को ना, इस वाले जो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है भाई, इलेक्ट्रिक डाइपोल ये तो होता है माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज, इनके बीच की डिस्टेंस। अगर मैं इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर लेता हूँ, डिस्टर्ब करने का मतलब क्या है सर, यहाँ पे मैंने माइनस क्यू रखा, अब माइनस क्यू इधर आ गया होगा ना और प्लस क्यू इधर आ गया होगा आप लोगों का, ठीक है। तो इसको मैंने थोड़ा सा अपनी पोजीशन से डिस्टर्ब कर दिया। अब होगा क्या बेटा, आपको इतनी बात पता है ना कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना वो हमेशा प्लस क्यू चार्ज को अपनी तरफ खींचती है एक फोर्स से। हमेशा प्लस क्यू चार्ज को क्या करती है? एक फोर्स से अपनी तरफ खींचती है, और वो होता है एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। अगर प्लस चार्ज है तो उसको अपनी तरफ खींचेगी इस तरीके से, और अगर माइनस चार्ज है तो उसको अपने से दूर भेज देगी ऐसे, और वो भी एक फोर्स से भेजेगी ना। तो वो एफ इज इक्वल टू कितना होता है? माइनस का क्यू ई। समझ पा रहे हो बात को? तो प्लस क्यू चार्ज है तो उसको अपनी तरफ खींचेगी, माइनस क्यू चार्ज है उसको अपने से दूर भेजेगी। तो प्लस क्यू चार्ज देखो उसको अपनी तरफ खींच रही है, माइनस क्यू चार्ज है तो उसको अपने से दूर भेज रही है। इतनी बात समझ में आ रही है? अब देखो होगा क्या, जैसे ही आपने क्या किया था, देखो पहले ये डाइपोल ऐसा रखा हुआ था ना, ये डाइपोल क्या रखा हुआ था बेटा आप लोग का? इस तरीके से एकदम सीधा रखा हुआ था ऐसे, ये माइनस क्यू चार्ज और ये प्लस क्यू चार्ज। आपने क्या किया, इसको अपनी पोजीशन से ऐसे डिस्टर्ब कर दिया। प्लस क्यू इधर आ गया आप लोग का, माइनस क्यू इधर आ गया। तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो प्लस क्यू वाले पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे फोर्स लगा रही है, माइनस क्यू वाले पे ऐसे फोर्स लगा रही है। आप सोचो कि अगर ऐसा है, इस पे फोर्स इधर लग रही है, इस पे फोर्स इधर लग रही है, तो ये वाली फोर्स इसको ऐसे घुमा देगी, और ये वाली फोर्स इधर लगी रही है तो ये वाली फोर्स इसको फिर सीधा कर देगी। अगर ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इसको ऐसे घुमा के रोटेट कर देगा ना,
देखो प्लस क्यू फोर्स ऐसे, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू वाले पे ऐसे फोर्स लगा रही है, माइनस क्यू वाले पे ऐसे लगा रही है, तो फिर से रोटेट करके उसको ऐसे ही तो घुमा देगा। समझ पा रहे हो बात को, प्लस क्यू को ऐसे और माइनस क्यू को ऐसे। क्या इतनी बात आप लोग को समझ में आ रही है बताओ। तो इसका मतलब क्या है कि देखो फिर से क्या होगा, जैसे इस पे ऐसा लगेगा ना, ये इस पे एक ऐसा टॉर्क लगेगा, ठीक है, क्या लगेगा बेटा, इस पे यहाँ पे इस तरीके से टॉर्क लगेगा। टॉर्क लगने का मतलब क्या है सर, ये रोटेट हो जाएगा, है ना, क्या होगा सर, ये रोटेट हो जाएगा। ध्यान से देखो, अब रोटेट होगा तो फिर से प्लस क्यू अपनी जगह पे आ जाएगा, देखो प्लस क्यू ऐसे रोटेट हो रहा है तो प्लस क्यू यहाँ पे आ जाएगा और माइनस क्यू इधर पहुंच जाएगा। तो होता क्या है कि जैसे आपने कोई डाइपोल लिया ना, जैसे मेरे पास में कोई डाइपोल है, तो अगर उस डाइपोल को, जैसे मान लो ये मेरे पास में क्या था, माइनस का क्यू चार्ज था, और ये मेरे पास में क्या था बेटा, प्लस का क्यू चार्ज था। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी सर, 2a थी। अब मैंने क्या करा था बेटा, इसको इस तरीके से मैंने इसको क्या कर दिया था, डिस्टर्ब कर दिया था, मतलब माइनस क्यू इधर आ गया था आप लोग का, प्लस क्यू इधर आ गया था। ध्यान से देखो तो, लेकिन जैसे ही मैं क्या करता हूँ, इसको डिस्टर्ब करता हूँ ना, तो प्लस क्यू वाले को इलेक्ट्रिक फील्ड अपने ओर खींचेगी, माइनस क्यू वाले को अपने से दूर भेजेगी और फिर से उसको अपनी पोजीशन में ला देगी, मतलब ये फिर से अपनी पोजीशन में प्लस क्यू इधर आ जाएगा, माइनस क्यू इधर आ जाएगा। तो जब अपनी पोजीशन में वापस आ जाता है ना, तो उस तरीके के इक्विलिब्रियम को बोलते हैं बेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब अपनी पोजीशन पे वापस आ जाना, ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि इस केस में थीटा बेटा आप लोग का 0 डिग्री होगा। अब आप बोलोगे सर थीटा कैसे 0 हो सकता है, देखो मैं आपको समझाता हूँ। एक्चुअल में जो बेटा टॉर्क होता है ना, टॉर्क का फॉर्मूला होता है आप लोग का पी ई साइन थीटा, ठीक है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है सर हमारे पास में, पी ई साइन थीटा होता है, ये वाला फॉर्मूला जरूर याद रखना, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ जरा, यहाँ पे ध्यान से सुनना, जैसे ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है ना, मुझे क्या बताओ, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ पी होता है ना, तो अभी देखो ये माइनस क्यू इधर रखा है, प्लस क्यू इधर रखा है, तो पी इस डायरेक्शन में होगा आप लोगों का, इस डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होगा ना पी, तो हमेशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ ही तो होता है पी। तो यहाँ पे माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ क्या हो जाएगा बताओ आप लोग का, पी हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू, तो पी इस डायरेक्शन में हो जाएगा। अब देखो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो आपकी इस डायरेक्शन में है कि नहीं है बताओ, और पी भी आपका इसी डायरेक्शन में, तो जिस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में पी है, तो उनके बीच का एंगल कितना हो गया, थीटा कितना हो गया, 0 हो गया। थीटा यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यानी कि पी और ई के बीच का एंगल होता है, पी और ई के बीच का एंगल थीटा कितना हो गया आप लोग का, 0 हो गया। और अगर थीटा 0 है तो उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं हम लोग। समझ पा रहे हो ना बात को। अब एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम भी होता है आप लोग का, जैसे मान लो ये हमारे पास में क्या है, इस तरीके से, लेट से ये क्या है बेटा, मेरे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड है आप लोगों की, है ना, और ये क्या है आप लोगों का, लेट से ये माइनस का क्यू चार्ज है, ये यहाँ पे काम करते हैं, इसको मैं प्लस क्यू चार्ज ले लेता हूँ, इसको माइनस क्यू चार्ज ले लेता हूँ, ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस 2 है। अब इसको आप अपनी पोजीशन से क्या करना, डिस्टर्ब करना जरा। तो इसको जब आप अपनी पोजीशन से डिस्टर्ब करोगे ना, प्लस क्यू इधर आ चुका होगा, माइनस क्यू इधर आ चुका होगा, तो माइनस क्यू पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे फोर्स लगा देगी और प्लस क्यू को ऐसे फोर्स लगा देगी, मतलब ये इसको ना ऐसे घुमा रही है, चेक करना जरा ध्यान से ऐसे। तो इस देखो डाइपोल अभी ऐसा रखा हुआ था ना एकदम सीधा, इसको ऐसे घुमा देगी तो ये पूरा उल्टा हो जाएगा, मतलब माइनस क्यू इधर आ जाएगा, प्लस क्यू इधर आ जाएगा आप लोग का, इस तरीके से। समझ पा रहे हो ना बात को। देखो अभी माइनस क्यू प्लस क्यू इस तरीके से रखे हुए, प्लस क्यू ये था, माइनस क्यू ये था, लेकिन प्लस क्यू को तो वो अपनी डायरेक्शन में खींच रही है, माइनस क्यू को इधर भेज रही है, प्लस क्यू वाले को अपनी डायरेक्शन में खींच रही है और माइनस क्यू को ऐसे भेज रही है, तो ये ऐसे रोटेट हो जाएगा। और अगर ऐसे रोटेट हो जाएगा, ध्यान से देखना, अगर ये ऐसे रोटेट हो जाएगा ना, तो माइनस क्यू इधर आ जाएगा, प्लस क्यू इधर आ जाएगा आप लोगों का। समझ पा रहे हो बात को। क्या इतनी बात आप लोग को समझ में आ रही है बेटा। यानी कि आप देखो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ तो पी हो जाएगा आप लोग का, पी की डायरेक्शन हमेशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होती है ना। समझ पा रहे हो बात को। तो जब आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल उल्टा हो जाता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज योर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और इस केस में बेटा आपका थीटा 180 हो जाता है। चेक करो थीटा 180 कैसे है। देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, इस डायरेक्शन में आपका पी, तो चेक करो ना, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ पी होता है बेटा आप लोग का, और इलेक्ट्रिक फील्ड सर इस डायरेक्शन में होगी आप लोग की, तो माइनस पी इधर ई इधर, तो पी और ई के बीच का एंगल कितना हो गया बताओ आप लोग का, 180 नहीं हो गया। समझ पा रहे हो बात को। तो ये होते हैं आप लोग के स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अगर आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तक पहुंचाना है अपने डाइपोल को, स्टेबल मतलब अभी आपका ऐसे स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है, इस तरीके से स्टेबल इक्विलिब्रियम है, मतलब एकदम ऐसा रखा हुआ है आप लोग का, इसको एकदम उल्टा कर देना है, जैसे माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ है ना अभी आप लोग का, इसको उल्टा कर दो, मतलब इस डायरेक्शन में कर दो। समझ पा रहे हो बात को। मतलब ऐसे अभी आप लोग का डाइपोल रखा हुआ है, माइनस क्यू से माइनस क्यू इधर रखा है, प्लस क्यू इधर रखा हुआ है, अब उल्टा हो जाएगा, ये उल्टा होने का मतलब ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू हो जाएगा आप लोगों का। समझ पा रहे हो बात को। तो हमें स्टेबल इक्विलिब्रियम से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ जाना है। समझ पा रहे हो इस बात को। देखो मैं समझाता हूँ आप लोग को। जैसे ये आपका माइनस क्यू था ना,
और ये आपका प्लस क्यू था। तो माइनस क्यू से प्लस क्यू के बीच का एंगल, माइनस क्यू से प्लस क्यू के बीच में क्या होता है आप लोग की डिस्टेंस 2a होती है, और पी इस डायरेक्शन में होता है। अब पी और ई अगर इसी डायरेक्शन में है, पी और ई अगर इसी डायरेक्शन में, तो थीटा कितना हो जाएगा आप लोग का 0 डिग्री। अब इसी को अगर मैं क्या कर दूं, बताओ, इसको मैं ऐसे कर दूं कि आपका देखो, अगर इसी को मैं ना रोटेट कर दूं, रोटेट करने का मतलब क्या है कि प्लस क्यू इधर आ जाए आप लोग का और माइनस क्यू इधर आ जाए आप लोग का, तो पी इस केस में यहाँ हो जाएगा। तो 0 से 180 घुमा दिया ना आप लोगों ने इसको, 0 से इस तरीके से, 0 से आप लोगों ने इसको क्या घुमा दिया, 180 घुमा दिया इस तरीके से। 180 घुमाओ ना इसको, तो 180 घुमाओगे तो ऐसा कुछ बन जाएगा आप लोगों का। समझ पा रहे हो बात को? ये माइनस क्यू था ना आप लोग का, ये प्लस क्यू हो जाएगा। समझ पा रहे हो? इसको ऐसे घुमा दिया आपने, देखो 180, जो प्लस क्यू वाला चार्ज था ना वो इधर आ चुका है। समझ पा रहे हो बात को? मतलब पहले पहले आपका देखो माइनस क्यू से प्लस क्यू ऐसे था आप लोगों का डाइपोल रखा हुआ, ऐसे डाइपोल रखा हुआ था, ठीक है। और आपने क्या करा, इसको स्टेबल से अनस्टेबल की तरफ कर दिया, तो यानी कि आप लोगों ने इस पर वर्क किया होगा। समझ पा रहे हो ना बात को? अगर आप इसको स्टेबल से अनस्टेबल की तरफ लेकर के आ रहे हो तो आपने ऑब्वियस सी बात है इस पर वर्क की तो किया होगा। द अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो आपने इस पर वर्क डन किया है ना, रोटेट करने के लिए। अच्छा, जो आप लोग वर्क डन करते हो ना बेटा, एक्चुअल में वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखो, जो भी याद रखना, जो भी आप लोग वर्क डन करते हो ना बेटा, वो वर्क डन किस फॉर्म में स्टोर होता है सर आप लोगों का, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। पोटेंशियल एनर्जी मतलब यू, देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इस पेन को ऊपर उठाया, तो इस पेन को ऊपर उठाने में मेरे को एनर्जी लगी, मतलब मैंने वर्क किया ना। अब वर्क क्या होता है, एनर्जी का एक फॉर्म ही तो होता है। तो इस पेन को अगर मैं ऊपर उठा रहा हूँ तो मेरे को एक वर्क करना पड़ रहा है, और अगर मैं इसको ऊपर उठाने में वर्क कर रहा हूँ, है ना, इसको ऊपर उठाने में क्या कर रहा हूँ बेटा, मैं अगर वर्क कर रहा हूँ तो इसका मतलब मैंने इसको एनर्जी दी, और वो एनर्जी इसमें क्या हो गई, स्टोर्ड हो गई, क्योंकि पोजीशन में चेंज की वजह से एनर्जी स्टोर्ड होती है ना। जैसे देखो, ये पेन अभी यहाँ पे था, इसकी पोजीशन ये है, इसको मैं ऊपर लेकर के आया, इसकी पोजीशन ये हो गई, तो पोजीशन में चेंज आया ना। तो अब मैंने क्या करा, इसको यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए मैंने इसको अपनी एनर्जी दी होगी, और मैंने जो इसको अपनी एनर्जी दी, मतलब मैंने वर्क किया ना, मैंने क्या किया इस पे बताओ, वर्क किया। और वर्क करने का मतलब है कि इसको मैंने क्या दी बताओ, अपनी एनर्जी दी। तो इसने अपने अंदर वो एनर्जी स्टोर कर दी, अभी अपने आप मूव करेगा, तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी आ गई थी, पोटेंशियल एनर्जी। तो याद रखना, वर्क करते हो तो एनर्जी देनी पड़ती है, और एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है आप लोग की, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल जो होती है ना बेटा आप लोग की इन इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ईएफ मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप लोगों को कोई डाइपोल रखा है तो उस पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी लगती है, मतलब उस पर कितना वर्क करना पड़ता है या कितनी एनर्जी लगती है। देखो, अमाउंट ऑफ वर्क डन है ना, तो वर्क का करने का मतलब क्या है कि आप एनर्जी लगा रहे हो, और एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है। तो उसके लिए यू का फॉर्मूला क्या होता है पता है आप लोगों का, यू का फॉर्मूला होता है माइनस का पी ई कॉस थीटा। समझ पा रहे हो बात को? ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। अब मुझे एक बात बताना जरा ध्यान से, आप स्टेबल इक्विलिब्रियम से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ चल रहे हो, है ना। तो पहले हम लोग निकालते हैं फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो एक काम करते हैं, फर्स्ट हम लोग को कैलकुलेट करना है यहाँ पे किसके लिए सर, फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम। देखो, स्टेबल इक्विलिब्रियम के थीटा कितना हो जाता है आप लोग का, 0 डिग्री। तो थीटा अगर 0 है तो यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का पी ई कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, कॉस जीरो। कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है आप लोग की, 1। सिंपल माइनस का पीई तो आ जाएगा, बताओ यू की वैल्यू, माइनस का पीई, कॉस जीरो की वैल्यू तो 1 हो जाएगी ना, तो 1 इंटू माइनस पी आ जाएगा। और फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अगर आपके पास में क्या है सर, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में क्या होता है बताओ आप लोग का, थीटा 180 हो जाता है सर, थीटा 180 हो जाता है ना। तो यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, यहाँ वैल्यू पुट करो, माइनस का पीई कॉस थीटा की वैल्यू 180, और कॉस 180 होता है बेटा -1, तो माइनस का पीई ऐसे, ठीक है, कॉस 180 की वैल्यू -1 हो गई, तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस का पीई हो जाएगा आप लोग का। अब देखो, पहले जो आपका डाइपोल था वो स्टेबल था ना, ऐसे स्टेबल इक्विलिब्रियम में था। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी उसको मैं यूआई कह देता हूँ। यूआई का मतलब क्या है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, और यूएफ का मतलब क्या है बेटा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको मैं यू आई कह देता हूँ स्टेबल वाले को, क्योंकि आप स्टेबल से अनस्टेबल लेके जा रहे हो ना, तो यू आई और इसको यू एफ कह देते हैं। तो अगर मैं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बोलूँ ना, नेट पोटेंशियल एनर्जी, तो टोटल जो आपको पोटेंशियल एनर्जी लगानी पड़ेगी ना यू, वो पता कितनी लगानी पड़ेगी, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इसका पोटेंशियल एनर्जी किसकी फॉर्म में होती है, वर्क की फॉर्म में। भाई आप वर्क करते हो तो वर्क करने से एनर्जी लगती है, और एनर्जी तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होती है ना, ठीक है। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई थी बताओ आप लोग की, पीई, माइनस का इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई बताओ आप लोग की, माइनस की पीई। तो वर्क इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ आप लोग का, पीई माइनस माइनस का कितना हो गया, प्लस का पीई।
तो W इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, पी ई प्लस पी कितना हो जाएगा आप लोग का 2 PE। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा ना ऑप्शन ए आ जाएगा बेटा आप लोग का 2 PE। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई कि यहाँ तक का कोई डाउट है बताओ? अगर डाउट नहीं है तो फिर हम अगले 4th क्वेश्चन पे चल सकते हैं, बट यहाँ तक की अगर आपको बातें समझ में आ गई हैं तो फिर तभी हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 4th। बहुत इजी क्वेश्चन चल रहे हैं यार, ये आपको कहीं पे टफ लग रहा है क्या? लग रहा है तो बता देना भाई, मुझे कमेंट कर देना, मैं फिर से पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाहता हूँ भाई एक एक बच्चे को समझ आना चाहिए। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट, मतलब डाइपोल मोमेंट यानी कि पी की वैल्यू दे रखी है आपको, है ना? कितनी दे रखी है सर? 2 × 10⁻⁸ कूलाम मीटर इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जैसे मान लो आपके पास में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरीके से, ठीक है? तो लेट से हमारे पास में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एक जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है आप लोगों की, और एक्सपीरियंस है मैक्सिमम टॉर्क। देखो मैक्सिमम टॉर्क कब वो एक्सपीरियंस करेगा मैं आपको समझाता हूँ। -Q + Q है मान लो, और ये डाइपोल ऐसा रखा हुआ है। अब आप बोलोगे सर ऐसा ही आपने क्यों डाइपोल रखा? मैं भी रीज़न बताऊंगा आपको। मैक्सिमम टॉर्क यानी कि टॉर्क कितना लग रहा है, टॉर्क मैक्सिमम लग रहा है यहाँ पे। और कितना मैक्सिमम टॉर्क, ये टाउ का सिंबल होता है, ये मैक्स टॉर्क का सिंबल होता है, ठीक है? तो कितना मैक्सिमम टॉर्क लग रहा है सर उसको? 6 × 10⁻⁻⁻1 न्यूटन मीटर, ठीक है? न्यूटन मीटर इसकी यूनिट होती है, ठीक है? तो वो बोल रहे थे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं आपको एक बात बताता हूँ, सिंपल सी बात समझना। पहले तो आपको ये पता है ना कि जैसे मान लो हमारे पास में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में आप लोग को जैसे -Q चार्ज रखा हुआ है, +Q चार्ज रखा हुआ है। तो +Q को इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी तरफ खींचता है, -Q को अपने से दूर भेजता है। तो इस पर एक टॉर्क लग जाता है, रोटेट करने लग जाता है ना डाइपोल। तो ये रोटेट कर रहा है, रोटेट करने का मतलब इस पर टॉर्क लग रहा है। वो टॉर्क कितना होता है बेटा आप लोग का? PE sin थीटा होता है। समझ पा रहे हो बात को? अब देखो जो साइन थीटा होता है ना, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है बताओ आप लोग की? साइन 90 की वैल्यू होती है सर 1। और साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1 ही होती है। मतलब अगर ये डाइपोल आपका ऐसा रखा हो ना, -Q + Q, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ऐसे हो। अब देखो -Q से +Q की तरफ P होगा कि नहीं होगा बताओ भाई? थीटा जो होता है, थीटा किस किस के बीच का एंगल होता है? P और E के बीच का एंगल। तो अगर यहाँ पे देखो ऐसे P है आप लोग का और ऐसे आपका E है, तो P और E के बीच का एंगल कितना हो गया आपका? 90 हो गया। और साइन 90 जो होता है ना, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, और साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होती है। ये बात याद रखना। साइन जो होता है ना, आप लोग साइन की कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, उसका मैक्सिमम आंसर 1 ही तक आएगा। समझ पा रहे हो बात को? मतलब साइन की वैल्यू कभी भी 2 नहीं हो सकती, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होती है। तो बोल रहा है मैक्सिमम टॉर्क लगता है, तो भाई थीटा मैक्सिमम कर लो। अगर आपको साइन की वैल्यू मैक्सिमम करनी है ना, तो थीटा को मैक्सिमम कर लो। तो थीटा मतलब देखो साइन थीटा यानी कि साइन 90 पुट कर लो। अब देखो -Q से +Q की तरफ क्या हो जाएगा बताओ आप लोग का? P हो जाएगा। और P और E के बीच का एंगल कितना हो जाएगा बताओ आप लोग का? 90 हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात को? तो यानी कि टॉर्क अगर आपको मैक्सिमम करना है ना, तो साइन 90 वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो टॉर्क अगर आपको मैक्सिमम करना है सर, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? PE साइन थीटा होता है ना। यहाँ पे आपको निकालना क्या है वैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है? तो मैंने क्या कहा, अगर आपको फॉर फॉर मैक्सिमम टॉर्क, अगर आपको मैक्सिमम टॉर्क चाहिए ना, तो फॉर मैक्सिमम टॉर्क के लिए क्या हो जाएगा सर? थीटा विल बी और 90। तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बताओ? PE साइन थीटा। साइन थीटा मतलब कितना? साइन 90। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है सर? 1 होती है। तो टॉर्क इज इक्वल टू सिंपल क्या आ जाएगा आप लोग का? मैक्सिमम टॉर्क। टॉर्क मैक्स है, ठीक है? तो मैक्सिमम टॉर्क कितना आ जाएगा? PE साइन 90 की वैल्यू तो 1 हो गई ना, तो सिंपल PE आ जाएगा आप लोग का। तो यहाँ से अगर आप लोग देखोगे तो मैक्सिमम टॉर्क इज इक्वल टू कितना आ चुका है आप लोग का? P इंटू में E, ठीक है? अब हमें E की वैल्यू निकालनी है ना, तो E की वैल्यू निकाल देंगे सर कैसे? देखो टॉर्क मैक्सिमम है आप लोग का, उसको वैसे ही रहने दो। P इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा आप लोग का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ आप लोग की? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी बता सकते हो आप मुझे? बहुत ईजी है यार। देखो टॉर्क मैक्सिमम की वैल्यू कितनी रखी है उसने? 6 × 10⁻⁻1। तो 6 × 10⁻⁻1। और P की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट 2 × 10⁻8। तो 2 × 10⁻8 हो जाएगा। इसकी यूनिट क्या चल रही थी? सॉरी टॉर्क मैक्सिमम है ना, इसकी यूनिट क्या चल रही थी? न्यूटन मीटर, ठीक है? और इसकी यूनिट क्या चल रही है आप लोग की? कूलाम मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ आप लोग की? 2 3 6। तो ये 3 हो गया इंटू में 10 की पावर। देखो दोनों 10 है ना, तो 10 ही लिख दिया मैंने। -1 है, ये माइनस का 8 ऊपर जाके प्लस का 8 बन जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 3 इंटू में 10 की पावर -1 + 8 8 में से 1 गया तो 7 बचेगा ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 3 × 10 की पावर 7 न्यूटन पर कूलाम। लेकिन आप बोलोगे सर न्यूटन पर कूलाम तो यहाँ आंसर है ही नहीं कहीं। 3 × 10 की पावर 7 तो मिल गया, और यही आंसर आपको 3 × 10 की पावर 7 भी है। लेकिन सर ये तो वोल्ट पर मीटर है ना,
भाई मीटर इन्वर्स का मतलब क्या होता है, वोल्ट पर मीटर, क्योंकि मीटर की पावर यहाँ 1 लिखी होगी और ऊपर जाएगी तो मीटर की पावर -1 हो जाएगी। समझ पा रहे हैं ना बात को। तो आप बोलोगे सर यहाँ तो वोल्ट पर मीटर में लिखा हुआ है, हमें तो सिर्फ हमारा आंसर तो किस में निकला है, न्यूटन पर कूलाम में, ये कैसे। देखो बेटा ये जो बात है ना मैं आपको बताता हूँ। देखो जैसे मान लो ये आपके पास में क्या है, कोई कंडक्टर है, ठीक है, और इस कंडक्टर में मान लो ये आपका पॉजिटिव चार्ज है और ये आपका नेगेटिव चार्ज। तो ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, और इसको मान लो आपने किसी बैटरी से जोड़ रखा है जिसका वोल्टेज V है, ठीक है, और इस कंडक्टर की लेंथ कितनी है, लेट इट बी L है। तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, दैट इज योर V/L, ठीक है। वैसे -dV/dL होता है, बट मैं अभी V/L कह रहा हूँ, ठीक है। V मतलब वोल्टेज, L मतलब लेंथ। तो E इज इक्वल टू V, देखो V की यूनिट क्या होती है, वोल्ट, और लेंथ की यूनिट क्या होती है बताओ आप लोग की। V मतलब पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट होती है, और नीचे लेंथ की यूनिट मीटर हो जाएगी। तो वोल्ट पर मीटर आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या हो चुकी है आप लोग की, वोल्ट पर मीटर। समझ पा रहे बात को। और वोल्ट पर मीटर को ही हम लोग क्या कह सकते हैं, वोल्ट, मीटर की पावर 1 होगी, ऊपर जाके -1, तो वोल्ट मीटर इनवर्स हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ये यूनिट आ चुकी है आप लोग की, वोल्ट मीटर इनवर्स। तो दिस इज द राइट ऑप्शन, है ना। तो इस तरीके से हो गया बेटा आप लोग का क्वेश्चन नंबर 4 भी। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ जरूर आ रहे होंगे, ठीक है। समझ आ रहे हैं तो यहाँ लाइक कर दो अभी तक अगर वीडियो में बने हुए हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बेटा आप लोगों का, ये कह रहा है एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। आइसोलेटेड मतलब बिल्कुल एक अकेला पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज मतलब आपके पास में एक छोटा सा चार्ज है। तो लेट से मैं यहाँ पे एक छोटा सा चार्ज ले लेता हूँ, प्लस का Q। अब उसने क्या बोला, एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड E एट अ पॉइंट 3 मीटर अवे। मतलब अगर आप यहाँ से देखो तो यहाँ से मान लो 3 मीटर अवे, 3 मीटर के डिस्टेंस पे अगर आप चले जाते हो ना, और मान लो यहाँ पे आपको एक पॉइंट दे रखा है P, ठीक है। तो वो बोल रहा है इस P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आती है ना, उसकी वैल्यू E निकल के आती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप इस P पॉइंट पे निकालते हो ना तो वो E निकल के आ रही है, ठीक है। EP का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू E। मैं आपको पहले एक बात बता देता हूँ फिर आगे चलते हैं इस बात पे। जैसे आपके पास में एक बात याद रखना, मान लो मेरे पास में कोई प्लस Q चार्ज है ना, और उससे R डिस्टेंस की दूरी पे अगर P पॉइंट है, तो उस P पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ना, तो उसका फॉर्मूला होता है KQ अपॉन में कितना, R²। ये बात याद रखना, ठीक है, KQ अपॉन R², ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। R इनके बीच की डिस्टेंस होती है, ठीक है। तो अगर मैं देखना चाहूँ यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है ना आप लोगों की, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही है, क्या आप निकाल सकते हो उसको। तो लेट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है आप लोगों की, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही है बताओ आप लोगों की। अभी इस केस में के चार्ज कितना है बताओ आप लोगों का, क्यू, और अपॉन में R²। तो के ऐसे ठीक है, क्यू ऐसे ठीक है, आर इनके बीच की डिस्टेंस है। डिस्टेंस कितनी है बताओ, 3 का स्क्वायर। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, के क्यू 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9। इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग की आ रही होगी, ठीक है। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन बोल देता हूँ। अब वो क्या बोल रहे हैं कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एट विच द फील्ड इज E/4। मतलब आपको एक ऐसा पॉइंट बताना है ना जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो चुकी होगी, E/4 हो चुकी होगी। देखो अगर आप इस प्लस क्यू चार्ज से 3 मीटर की डिस्टेंस पे जाते हो, अगर आप इस प्लस क्यू चार्ज से 3 मीटर की डिस्टेंस पे जाते हो, तो उस पॉइंट पी पे तो आपकी ई इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है। ये किस पे बेटा आप लोग की, एट डिस्टेंस 3 मीटर। तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है ई, और कितनी वैल्यू निकल चुकी है उसकी, KQ/9, ठीक है। समझ पा रहे हो बात को। तो अगर आप 3 मीटर की डिस्टेंस पे जाते हो तो इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। तो आप अब वो आपसे पूछ रहा है कि आप कितनी कितनी डिस्टेंस और चले जाओ, मतलब आप ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो चुकी होगी बताओ आप लोग की, E/4 हो चुकी होगी, ठीक है। समझ पा रहे हो बात को। अच्छा पहले तो मुझे एक बात बताओ, इस P पॉइंट के पीछे होगा वो पॉइंट या इस P पॉइंट से दूर होगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है बताओ आप लोग का, सर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है KQ/R²। तो वो बोल रहा है अगर आप डिस्टेंस को बढ़ाते हो ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है, और अगर आप डिस्टेंस को घटाते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती है। अब इस केस में देखो क्या हो रहा है, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही है ई पे, मतलब 3 मीटर की डिस्टेंस पे अगर आप चलते हो ना, तो 3 मीटर की डिस्टेंस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है आप लोग को, ई मिल रही है। अब वो बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो चुकी है, E/4 हो चुकी है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो चुकी है सर आप लोग की, E/4 हो चुकी है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग की कम हो रही है। तो अगर आप लोगों की इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रही है ना, यहाँ पे ध्यान से सुनना, अगर आप लोगों की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है सर, कम हो रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने का मतलब क्या है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कम हो रही है तो डिस्टेंस बढ़ रही होगी। भाई ई देखो अगर मान लो ई की वैल्यू लेट से आप लोग की 100 आ रही है, तो E/4 की वैल्यू कितनी आ रही होगी, जरा चेक करना। ई की वैल्यू 100 100/4 यानी कि 25।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड 25 आ रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रही है ना, E/4 का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रही है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रही है, मतलब पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ई थी, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रही है तो डिस्टेंस बढ़ रही होगी। तो इसका मतलब जहां पे भी इलेक्ट्रिक, जिस भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E/4 आ रही होगी ना, वो P पॉइंट से तो दूर ही होगा। ऐसे P पॉइंट से तो क्या होगा, वो दूर ही होगा। समझ पा रहे हो बात को? तो लेट से मैं बोल देता हूँ कि यहाँ से वो कितनी डिस्टेंस पे बेटा आप लोगों का, लेट इट बी वो x डिस्टेंस पे है, ठीक है। अब क्योंकि देखो डिस्टेंस बड़ी होगी तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुई होगी ना, क्योंकि P पॉइंट पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड E आ रही है और दूसरा जो पॉइंट है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड E/4 आ रही है। तो आपको यही तो बताना है कि कितनी डिस्टेंस पे वो पॉइंट होगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E/4 आ रही होगी। समझ पा रहे हो बात को? तो अब देखो हम निकाल सकते हैं इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या फॉर्मूला होता है बताओ आप लोग का? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सर KQ/R²। अब ध्यान से देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो चुकी है सर आप लोग की, E/4 हो चुकी है। के आपका ऐसे ठीक है, क्यू चार्ज भी आपका वही है। डिस्टेंस कितनी ले चुके हैं बताओ हम लोग, एक्स पे। आर का मतलब होता है डिस्टेंस, तो लेट इट बी वो क्यू पॉइंट है। तो क्यू पॉइंट तक कितनी डिस्टेंस है आप लोग की, यहाँ से देखो ना, यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है, एक्स। तो एक्स का स्क्वायर आ चुका होगा आप लोगों को। इतनी बात समझ में आ चुकी है आप लोगों को? क्या यहाँ तक पॉइंट आपका क्लियर है? इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब आप एक काम करो, जस्ट फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर लो, है ना। डिवाइड डिवाइड फर्स्ट बाई सेकंड। तो फर्स्ट को अगर आप सेकंड से डिवाइड करोगे ना, तो फर्स्ट की वैल्यू कितनी आई है बताओ आप लोग की, KQ/में कितना 9। और सेकंड की वैल्यू कितनी आई है बताओ आप लोग की, KQ/में कितना x²। यहाँ तक आपको बात समझ में आई? बताओ के से के और के क्या हो जाएगा आप लोगों का, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, KQ/9 था ना आप लोगों का। तो फर्स्ट को हम सेकंड से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो KQ/9 है आप लोगों का। तो KQ/9 को, मतलब फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करें तो KQ/9 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, E/4 से। समझ पा रहे हो बात को? और इस देखो हमने क्या किया, KQ फर्स्ट ऐसा आया था ना, E=KQ/9। ठीक है, एक मिनट रुकना, हाँ इसको हम ऐसे लिख देते हैं, रुको। E=KQ/9 आया था ना आप लोग का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे देखो ऐसा आया था ना, E=KQ/9। ठीक है, क्यू है तो ये 9 है। तो E कितना आया था, KQ/9। तो E को मैं किससे डिवाइड करूंगा बताओ, लेफ्ट वाले को लेफ्ट से डिवाइड करेंगे ना, यानी कि E को किससे डिवाइड करोगे बताओ आप लोग, E/4 से। समझ पा रहे हो बात को? और KQ/9 को किससे डिवाइड करोगे बताओ आप लोग, KQ/9 को डिवाइड करेंगे हम लोग KQ/x² से। ठीक है, तो ये चीज़ जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये चीज़ जाकर के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी आप लोग की। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, और ये वाला 4 तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो E इंटू में कितना बचेगा, 4 में कितना आ जाएगा E। देखो यहाँ पे KQ किससे मल्टीप्लाई हो रहा है बताओ आप लोग का, KQ एकदम x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 9 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा बताओ आप लोग का, KQ से। तो KQ से KQ आपका कैंसिल ही हो गया बताओ आप लोग का, इस तरीके से E से E क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, 9 इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 × 9 बच जाएगा ना आप लोग का, इज इक्वल टू कितना चल रहा है, x चल रहा है, x² चल रहा है, x² चल रहा है सर, KQ/x² था ना, KQ/x²। तो 9 4 कितना 36 इज इक्वल टू x²। अब यहाँ पे देखना x² है तो उधर जाके अंडर रूट बन जाएगा, तो अंडर रूट 36 आ जाएगा। तो x की वैल्यू, रूट 36 की वैल्यू कितनी होती है, 6 होती है ना भाई। देखो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर होता है 36, तो 36 का रूट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यानी कि आपका जो ये पॉइंट होगा ना, ये जो क्यू पॉइंट होगा, ये कितनी डिस्टेंस पे होगा सर आप लोगों का, 6 मीटर की डिस्टेंस पे होगा। तो 6 मीटर की डिस्टेंस पे अगर आप चले जाओगे ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग की E/4 हो चुकी होगी। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग को। आई होप क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है,